हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं जो टीजीटी में पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस, यानी कि 10 मार्क्स की रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 मार्क्स भी आपके लिए काफी ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और इनमें से रिपीट होने के भी चांसेस हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपकी जो क्लास है पेडागोजी की, बीच बीच में रहेगी, यानी कि जैसे आज हो गई, आज के बाद 2-3 दिन बाद इस तरीके से क्लास रहने वाली है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैंने क्वेश्चंस हिंदी में लिखे हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी में थोड़ी सी आपको मिस्टेक भी देखने के लिए मिल सकती है, बट आपको समझ आ जाएगा, ऐसे ज्यादा मिस्टेक देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकलांगता का कौन सा दृष्टिकोण विकलांगता को एक समस्या के रूप में देखता है जो विकलांग व्यक्ति से संबंधित है और इस विचार पर आधारित है कि विकलांगता बीमारी या आघात के कारण होती है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर सोशल मॉडल, यानी कि सामाजिक मॉडल, या फिर आपका चैरिटी मॉडल यानी कि दान मॉडल, या फिर पुनर्वास मॉडल, या फिर चिकित्सा मॉडल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें बात किसकी की गई है? विकलांगता की, यानी कि समस्या के रूप में देखा जाता है। तो जो विकलांग व्यक्ति से संबंधित है, इस पर विचार पर आधारित है। तो ये आपका किसका मॉडल है? ये चिकित्सा मॉडल यानी कि मेडिकल मॉडल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी और जो आपका क्लास मैनेजमेंट होता है उसकी 5 भाग की अवधारणाओं में शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। शिक्षकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ज्ञान, या फिर सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करने की इच्छा, या फिर सांस्कृतिक रूप से जिम्मेदार शिक्षा शास्त्र, या फिर किसी के अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण की पहचान। तो आपको हिंदी के साथ साथ यहाँ इंग्लिश में भी मेंशन है, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, किसी के अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात सामग्री के 4 कौशलों में काम करने भाषा सीखना प्रदर्शन के सामान्य स्तर से अधिक है, इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो भी हमारे पास ज्ञात सामग्री है उसके साथ 4 कौशलों में काम करने की भाषा सीखना प्रदर्शन के सामान्य स्तर से अधिक है। फ्लुएंसी डेवलपमेंट, लैंग्वेज फोकस्ड आउटपुट, या फिर मीनिंग फोकस्ड आउटपुट, या फिर मीनिंग फोकस्ड इनपुट। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये होता है आपका फ्लुएंसी डेवलपमेंट, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये यानी कि 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि एक व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का है? आनुवांशिकता आपको पता है दोनों के लिए होता है। तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर दर में भिन्नता का सिद्धांत, या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत। तो इसके लिए तो आप पहचान जाएंगे एक बार में, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुमान के सिद्धांतों में से कौन सा विकल्प हिस्सा नहीं है? यानी कि अनुमान का जो सिद्धांत होता है उसके कौन सा इसमें से विकल्प नहीं है? सभी मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं के अपने गुण और सीमाएं होती हैं, ये बात सही है। सेकंड है, किसी भी अवधारणा को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन 3 है, मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को मापा नहीं जा सकता लेकिन शैक्षिक अवधारणाओं को मापा जा सकता है, तो ये बात गलत है यहाँ पर। ठीक है। 4 है, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक संरचनाएं मौजूद हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को मापा नहीं जा सकता लेकिन शैक्षिक अवधारणाओं को मापा जा सकता है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में विकल्प का कौन सा हिस्सा नहीं है ये पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है मतलब इसमें आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह परिकल्पना करता है कि राज्य अपनी नीति का निर्देशन करेगा, अन्य बातों के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम करने के लिए समान वेतन हो। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, अनुच्छेद 39, 41, 35, 31। जो भी इसका सही आंसर है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना होगा, एंड जिसका भी सही आंसर होगा सबसे पहले कमेंट होगा, उसकी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकीकृत विकलांग बच्चों की शिक्षा यानी कि IEDC योजना कब शुरू की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो बच्चों के लिए IEDC स्टार्ट की गई थी, योजना कब की गई थी, 1974, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलगाव की वह स्थिति जिसमें थोड़े समय अलगाव के बाद शिशु क्रोधित रहते हैं और उन्हें शांत करना मुश्किल होता है, उसे किस रूप में माना जाता है। यानी कि होते हैं छोटे बच्चे चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें शांत करना मुश्किल होता है, तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है, भ्रमित लगाव या फिर उभयभावी लगाव या फिर सुरक्षित लगाव या फिर बचाव लगाव। तो यह होता है आपका उभयभावी लगाव। इसमें होता है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, यानी कि इसमें बच्चों को चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अंतर्दृष्टि, प्रयास और त्रुटि या फिर नकल या फिर अवलोकन। तो आपको ध्यान रखना होगा अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट। तो यहाँ तो आप नेगेटिव जो ऑप्शन है उनको अलग करते जाइए, जो पॉजिटिव बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को नवपरिचित शब्दों को अपने शब्दों में परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो शिक्षक 5U उपागम के किस चरण में है। यानी कि आप वैसे क्वेश्चन देखकर ही समझ सकते हैं, आपको बोला है कि नवपरिचित शब्दों को अपने शब्दों में परिभाषित करने के लिए बोले, यानी कि परिभाषित यानी कि एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं। तो ये कौन सा उपागम के किस चरण में होगा, तो आप समझ जाइएगा एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्याख्या, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा। ओरिएंटेड ड्रामा में इनमें से कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है। तो ये है आपका मतलब तकनीक है एक तरीके से सिमुलेशन या फिर पैंटोमाइम या फिर नेक्स्ट है टैब्लोक्स या फिर इम्प्रोवाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है ध्यान रखना है, जो ओरिएंटेड ड्रामा होता है उसमें आपका इम्प्रोवाइजेशन यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये ओनली सिर्फ मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो आने वाले एग्जाम है जिसमें यहाँ पर पूछी जाती है पेडागोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, शिक्षा में नाटक का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि जो यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन के साथ साथ जो ड्रामा कराया जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ड्रामा इन एजुकेशन। तो ऑप्शन है टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन या फिर टू मेमोराइज टेक्स्ट बुक कंटेंट या फिर टू ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम एक्टर्स या फिर टू रिड्यूस एकेडमिक वर्कलोड। तो ये तो सिंपल सी बात है, खुद उसको रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना होता है, यानी कि प्रमोट क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फिर से याद करने वाला क्वेश्चन है ये आपका द नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन अ फ्रेमवर्क वॉज ब्रॉट आउट बाय द NCERT इन। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक ढांचा यानी कि NCERT द्वारा किस वर्ष में लाया गया था। ऑप्शंस हैं 1998 या फिर 1978 या फिर 1988 या फिर 2005। तो आंसर इसका आपको याद रखना है, ये आपका 1988। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु में दिए गुण जैसे कि गुणवत्ता, विशेषता या लक्षण की मात्रा निर्धारित की जाती है? ऑप्शंस हैं मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट और एवेल्यूशन। तो इसका आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट करके यानी कि माप। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? ये क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों को भी बुक में पढ़ाया जाता है, तो इसको तो आपको याद होना चाहिए टोटल कितनी होती है यहाँ पर भाषाएं जो अनुसूचित भाषाएं हैं। ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा 22, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है 22 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रकृति को नहीं दर्शाता? यानी कि इनमें से कौन सा अधिगम यानी कि लर्निंग की जो प्रकृति है इसको नहीं दर्शाता? मूल प्रवृत्तियां और प्रतिवर्ती अधिगम है, या फिर अधिगम अनुक्रिया व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर अधिगम सार्वभौमिक और सतत है, या फिर अधिगम लक्ष्य उन्मुख है? तो आपको ध्यान रखना है मूल प्रवृत्तियां और प्रतिवर्ती अधिगम है, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शंस यदि देखें ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सीखने के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने के बारे में ऑप्शंस है उद्देश्यों की भाषा सरल, सीधी और आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए, या फिर उद्देश्यों को प्रेक्षणीय व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जाना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी उद्देश्यों का केंद्र होना चाहिए, या फिर उद्देश्यों को शिक्षक को वांछित ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें आपसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उद्देश्यों को शिक्षक और वांछित ज्ञान प्रदान करने में सुविधा प्रदान करनी चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है संवेदी अनुभव के माध्यम से बाहरी दुनिया को रिकॉर्ड करने या उसके प्रति सचेत होने की सक्रिय चयनात्मक और व्याख्यात्मक प्रतिक्रिया है। तो कौन सी है धारणा, अभिव्यक्ति, कारण या फिर भावना? तो आपको ध्यान रखना है ये एक धारणा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है एक सार्थक वाक्य जो सत्य या अर्थ व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? जो क्या सत्य या अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शंस हैं अनुशासन, एक प्रतिज्ञप्ति, या फिर ज्ञान, या फिर सूचना। तो आपको ध्यान रखना है एक ये प्रीपोजिशंस होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है का अर्थ है डेटा, विचारों या घटनाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता या महत्व का आकलन करना। किससे किया जाता है? मूल्यांकन, विश्लेषण, व्याख्या या संश्लेषण। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज मैंने 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस लाए जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और जिसका आंसर मैंने पूछा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा।